नाउ वी विल फोकस ऑन 3 मेथड्स जिनके द्वारा आप नेशनल इनकम को निकाल सकते हो। ठीक है भाई, लीजिए सबसे पहले मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड? देखो इन मेथड से डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं निकाली जाती, इनसे निकलता है इनका कुछ सामान। क्या निकलता है बताएंगे। दूसरा मेथड रहता है इनकम मेथड और तीसरा मेथड रहता है जीडीपी एट एमपी एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा मेथड कौन सा रहता है? एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो तीनों मेथड से निकलता क्या है? वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है, जैसे मैंने बताया अभी जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड से क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपी एट एफसी, इसको डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। अभी बताते हैं, ये कोई हमारे पास नाम नहीं है, जैसे नेशनल इनकम का नाम एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी का नाम डोमेस्टिक है, ऐसे जीडीपी एट एमपी का नाम कोई नहीं है। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी क्या होता है? ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब सबसे पहले जो मेथड मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे, वो लेने वाला हूँ कौन सा लूँ बताओ? चलो वैल्यू एडेड मेथड ले लेते हैं सबसे पहले। जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, दिख रहा है ना, जीडीपी एट एमपी और वो होता है एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। ये क्या है? जीडीपी एट एमपी। पहले सबसे एनडीपीएफसी निकलेगा, यानी प्लस NNP। दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे? ग्रॉस को नेट बनाना पड़ेगा, यानी माइनस डेप्रिसिएशन का फ़र्क है। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पर जाना पड़ेगा, यानी माइनस एनआईटी। ये फ़र्क है भाई, फ़र्क समझ में आ गया? सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, क्यों रट के थोड़ी ना आए हम पगले, दे देंगे सबका आंसर। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है? वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है जीडीपी एट एमपी। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है? देखो मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला समझाऊंगा। इसका कहने का मतलब ये है, देखो आपने एक दाल मखनी बेची 300 रुपये की, उसमें 150 रुपये उसको बनाने की कॉस्ट आ गई, तो तुम्हारी कमाई कितनी हुई? तुम्हारा वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 150 का ही, जो बचा हुआ 150 है। ठीक है ना, 150 का रॉ मटेरियल लग गया, यानी 150 का बचा है, तो वो होता है वैल्यू एडेड मेथड। यानी कि जितने का आपका आउटपुट है, यानी कि आपके आउटपुट की वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में जो खर्चा आया, यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट। बेटा क्लियर है बात? जीडीपी एट एमपी इक्वल टू क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, यानी जितना भी आप माल बनाते हो, कि सारा बीज डालते हो, कुछ बच भी जाता होगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ जितना भी माल बनाया, या तो वो बिक गया यानी कि सेल्स, या फिर बच गया चेंज इन स्टॉक। इसको चेंज इन इन्वेंट्री और चेंज इन मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट ऐसे ही रहेगा। बताओ इसमें कोई डाउट? फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया, सेल्स दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया, ऐड करके इसको बना लेंगे। टेक्निकल डिफरेंस होता है स्टॉक और ठीक है। मर्चेंडाइज में। इसको नहीं, वैल्यू एडेड। बेटा देखो मैं यहाँ टेक्निकल वो नहीं करने आया हूँ, इंग्लिश का टीचर थोड़ी ना हूँ मैं। ठीक है, अरे तो मतलब अभी थोड़ी ना है, मतलब उस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। इसके बाद इक्वल टू सेल्स कैसे निकाली जा सकती है? हो सकता है कि प्राइस दे रखा हो कॉमोडिटी का और इनटू में क्वांटिटी दे रखी हो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो सेल्स नहीं आ जाएगी, प्लस में चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, माइनस ओपनिंग। भैया किसको डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब इससे आपको एनडीपी एट एफसी निकालना होगा। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, तो बेटा कोई भी कर लेता है। अब ये बातें जो है ना, इनको ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन हमेशा गलत करके आओगे।
देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ एक कंपनी की, सिर्फ एक फर्म है, तो उसके वैल्यू एडिशन को बोलता हूँ ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। यानी ये जीडीपी एट एमपी ही है, बट एक कंपनी का। और 8-10 फर्म्स का हो तो वो जीडीपी एट एमपी बन जाता है। यानी जीडीपी एट एमपी क्या है? सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल, जीवी एट एमपी। तो कोई ज़्यादा टेक्निकल फ़र्क तो नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है, यानी घबराओगे तो नहीं इस बात से। सिमिलरली एनडीपी एट एमपी क्या होगा? ये एनडीपी एट एफसी क्या होगा? सिग्मा एन वी ए एट एमपी। तो घबराओगे तो नहीं इस बात से, वैल्यू एडिशन मतलब डीपी ही है। क्लियर है बात? तो ये सबसे पहला पॉइंट जिसमें आप परेशान होते हो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो सेल्स है ना, अगर खाली सेल्स लिखा है तो इट्स ओके, इंक्लूड कर दो। पर हो सकता है इसके अंदर एक पॉइंट ऐसे लिखा हो, सेल्स इन डोमेस्टिक या डोमेस्टिक सेल्स, लिख लो इसको। क्या लिखा है? क्या तुम अपने देश में ही सेल करोगे? आंसर है नहीं। साथ में एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं, तो भैया सेल्स निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। सेल्स निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं है। तीसरी, आपको, ठीक है ना, यानी एक्सपोर्ट्स जब भी दे रखा होगा तो आपको ऐड करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, खेलते हैं हमारे साथ, बोले सेल्स दे रखा है और एक्सपोर्ट्स भी दे रखा है, तो ऐड करेंगे। तो क्या सेल्स निकालने के लिए एक्सपोर्ट्स को ऐड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो 3000 की सेल्स थी और 1000 रुपये के एक्सपोर्ट्स थे, क्या ऐड करेंगे? ये एक्सपोर्ट्स भी तो एक टाइप से एक्स्ट्रा सेल्स ही तो है सर। एक्स्ट्रा सेल्स नहीं, वो इस सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है। ये तो हम आपको समझा रहे हैं, सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों को मिला के लिखी जाती है। अब सेल्स और एक्सपोर्ट्स अलग से दे रखे हैं तो एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, सेल्स 3000 की ले ली जाएगी। लेकिन अब एक केस ऐसा है जहाँ पे एक्सपोर्ट्स को सेल्स लिखने के बावजूद भी इंक्लूड करेंगे। सेल्स दे रखे 1000 के और एक्सपोर्ट दे रखे 3000 के। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपोर्ट इस सेल के अंदर इंक्लूडेड ही नहीं है। ऑब्वियस है, ये अमाउंट ज़्यादा है। तो अब आप क्या करोगे? टोटल सेल्स निकालने के लिए ऐड कर दोगे, 4000 आंसर होगा। यहाँ सेल्स का आंसर 3000 ही होता। यहाँ पे मान लो 3000 और 1000 है, तो यहाँ पे 4000 ही होता। बेटा समझ में आ गया? अब तीसरा, इंटरमीडिएट कॉस्ट खाली लिखा है, इट्स ओके। खाली लिखा है तो इट्स ओके। इसके बाद मान लो लिखा है परचेज फ्रॉम, या डोमेस्टिक परचेज लिखी है, डोमेस्टिक मार्केट, और फिर इंपोर्ट्स दे रखे हैं। तो भैया क्या करोगे? इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे। बात समझ में आती है नहीं आती है? अब सिमिलरली वही सारे केस हैं, आपको दे रखा है परचेजेस और इंपोर्ट्स भी दे रखे हैं, तो क्या इंपोर्ट्स ऐड होंगे? आंसर है नहीं। इस परचेजेस के अंदर इंपोर्ट्स हैं, तब ये इंपोर्ट्स ऐडेड नहीं होंगे। लेकिन अगर परचेज से ज़्यादा वैल्यू दे रखी हो इंपोर्ट्स की तो ऐड होंगे। आंसर बेटा, अगर इतनी बात समझ ली तो आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 0.1% रह जाएंगे। ठीक है ना? अभी भी रह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन करना है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से दे रखी होती है आइटम्स, बट वो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे। तो अभी तक आप ये समझ गए, सारा क्लियर है एकदम है? अभी कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी इसके अंदर एक चीज़ और एडिट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में सिर्फ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ही नहीं रहेगा, प्लस में गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन और ऐड होगा। गुड्स फॉर सेल्फ, जो सामान आप अपने लिए यूज़ करते हो, ठीक है जी, इसमें गुड्स ऐड हो जाते हैं। गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, मान लो मैंने 10 पेन बनाए, 2 पेन घर ले गया आपने, तो वो भी मेरे वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होंगे। क्लियर है बात? ये और याद रखना है। तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम करने वाले हैं।
तो फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा अबाउट दी फर्म एक्स आपको GVA, देखो अब GVA क्या घबराने की ज़रूरत है, आंसर है नहीं, GVA एट FC से हम नहीं घबराएंगे, यानी क्या है हमारे GDP एट FC है आपको निकालना। लेकिन आप बताओ आपको ये डेटा से GDP एट FC निकलता है, आंसर है नहीं, आपका निकलता है क्या, आपका निकलता है GDP एट MP। आप वैल्यू एडेड मेथड जो करते हो, बाय वैल्यू एडेड मेथड आप क्या निकालते हो, GDP तो कुछ भी लिखा हो उसमें ऐसे नहीं कैरिड अवे हो गए, क्वेश्चन गलत करा है। आप ये सोचो GDP एट FC निकलता होगा जब इन्होंने दे रखा है, तो नहीं, GDP एट MP ही निकलता है, हम पहले वही निकालेंगे। फॉर्मूला क्या रहता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस में माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट, माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब देखो सेल्स दे रखी हैं, ऐड होता है, प्लस में चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, यानी 20 माइनस 30 माइनस का 10 है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दे रखी है, आंसर है नहीं। इंटरमीडिएट कॉस्ट ये रहा 300। अब यहाँ पे एक परचेज ऑफ मशीनरी दे रखा है, क्या ये इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है, आंसर है नहीं, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं होती। परचेज ऑफ मशीनरी इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट रॉ मटेरियल नहीं है। क्लियर है बात, इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं लेते जो भी हम एसेट यूज़ करते हैं। तो अब ये आ गया हमारा रुपीज़ ऐसे 190 कितने थाउजेंड्स है, ठीक है जी। अब इसको अब GDP एट FC करते हैं, इसको कन्वर्ट। हमारे पास 190 GDP एट MP है, MP से FC पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस NIT का मतलब क्या होता है, IT माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। अब क्या इंडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, आंसर है नहीं, सब्सिडीज़ गिवन है, यस, सब्सिडी 40 माइनस बाहर भी है और ये माइनस 40 भी है, माइनस माइनस प्लस, तो ₹230,000 आंसर। इजी था, कॉन्सेप्ट से स्टिक रहोगे बिल्कुल समझ में आएगा। -40 40 है, माइनस का 40 है ना बेटा, IT माइनस सब्सिडीज होता है ना NIT, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 40। अब देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली क्या है, यहाँ पे NV एट FC दे रखा है, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, NDP एट FC बोलेंगे इसको हम, ठीक है। अब इक्वल टू में हमारे को चाहिए क्या, हमारे पास आएगा बाय वैल्यू एडेड मेथड GDP एट MP, क्या आएगा, बाय वैल्यू एडेड मेथड क्या निकलता है हमारा, GDP एट MP निकलता है। अब GDP एट MP निकालना है, क्या होगा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब देखो यहाँ पे सेल्स दे रखा है 20, अनसोल्ड गुड्स यानी कि चेंज इन स्टॉक है प्लस में 2, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन देखो, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। देखो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या है, मशीनरी, क्या है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि जो ड्यूरेबल मशीनरी, सॉरी ड्यूरेबल आपकी ये मशीनरी होगी और ये आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट है, उल्टा बोल दिया मैंने। सिंगल यूज़ मतलब रॉ मटेरियल है, सिंगल यूज़ होता है, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो अलग अलग नाम से दे रखा है। -5 22 माइनस 5 17, तो मशीनरी को तो लेते ही नहीं ना, रुपीज़ लैक्स, ये देख लेना कौन सी वो है यहाँ पे। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए NDP एट FC। अच्छा देखो ये मैं NDP लिख रहा हूँ, आपने GVA लिखनी है, GV, क्योंकि वो हमें NVA लिखना है आपने, ठीक है। GDP एट MP। अब देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस का NIT, इंडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं। अब देखो GDP एट MP कितना है 17 माइनस डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, इसको 0 मान लें, 0 मान लेते हैं, माइनस NIT। अब देखो आंसर मैच नहीं कर रहा तुम्हारा, इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएगा, तुम्हारा 16 आ रहा है आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर देख लो कितना है, 15 है भैया, आंसर मैच नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, आपको आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, देख लो आंसर मैच नहीं कर रहा है। हमारा 16 आ रहा है, इनका 15 आ रहा है, ठीक है ना, दिखा दिया मैंने आपको।
22 अब यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो ऐसे हरिडली जीरो मत मान लो। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद लाइफ स्पैन, यानी मशीनरी की लाइफ स्पैन 10 साल की है, 10 साल में बराबर हो लेगी, 10 साल में जीरो हो लेगी है। यानी हर साल एक साल 1 रुपये इसमें से घट रहे हैं। 10 रुपये की मशीन 10 साल में जीरो हो लेगी, तो 1 रुपये रोज़ का घट रहा है भैया, वो 1 रुपये का डेप्रिसिएशन है। यानी डेप्रिसिएशन लगाने का एक नया तरीका है। यहाँ पे नंबर कटेंगे हमारे। है। मैंने आपकी तरह किया, क्वेश्चन में आंसर गलत आ रहा था, फिर हमने दिमाग लगाया, फिर आ गया कि नहीं आ गया। अब आपने याद रखना इस बात को, क्लियर है बात। इसके बाद बिल्कुल गंदा नहीं है, बिल्कुल यही तो कराना उन्होंने। अब देखो बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को फिर डेप्रिसिएशन कहते हैं। पहली बता दी, अब की बारी गलती मत करना। कितने अलग अलग नाम हैं? इसका करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी होता है इसका नाम, देखो अभी 2-3 और ठीक है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी होता है, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस भी होता है, ठीक है भैया। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, वेलकम टू दी 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। पहले तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं हम, हमारे को यही सबसे ईजिली आता होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है भैया? जो सेल्स हैं, सेल्स 2 प्रकार की। एक देखो यहाँ पे, देखो क्या दे रखी है, डोमेस्टिक सेल्स। तो अब मेरे को एक्सपोर्ट्स ढूंढने हैं, हमने सीखा है एक्सपोर्ट्स ये रहे 200 के। प्लस में मुझे गुड्स और सेल्फ कंजप्शन भी ढूंढ लेना चाहिए, ये रहा। प्लस में चेंज इन स्टॉक ढूंढ लेना चाहिए, वो ये रहा। कितना आ गया? 1470 करोड़। आईसी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो भी तो निकालना पड़ेगा। अरे तो अभी निकालेंगे। हमने करा तो वो सेल थोड़ी वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट गुड्स क्या बेटा? पूरा आंसर थोड़ी है वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट तो है ना, कितना प्रोडक्ट यूज़ किया। उसमें माइनस आईसी भी तो करते हैं सेल्स वगैरह के बाद। नहीं, वो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होता है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो यही होता है ना, कितना माल बनाया। इंटरमीडिएट कॉस्ट जो गुड्स फॉर पर्सनल यूज होता है वो भाई साहब आपने प्रोड्यूस तो किया है ना, हाँ आउटपुट तो है वो, इसलिए इंक्लूडेड होता है। समझ गए ब्रदर? अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट 400। अब आपको पता, आपको क्या ढूंढना है? इंपोर्ट्स दे रखे हैं क्या? बिल्कुल दे रखे होंगे। कहाँ दे रखे हैं? ये रहा 120 रुपये। आप कौन से? इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी भी है। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी तो लेंगे नहीं ना। ये आ गया जी। अब वो कह रहे हैं क्या निकालो? NVA। लेकिन हमारा तो भैया इस फॉर्मूले से बाय वैल्यू एडेड मेथड क्या निकलता है? GDP आइटम GDP एट MP निकलता है भैया। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमारे तो दोनों ही निकले पड़े हैं, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ₹950 करोड़। लेकिन अब हमको चाहिए क्या? NDP एट FC, यानी NVA एट FC। और हमारे पास क्या है? GDP एट MP। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। माइनस अब देखो, अब तो डेप्रिसिएशन पता है, भूल तो नहीं जाओगे। फिर कहोगे नहीं दे रखा डेप्रिसिएशन, फिर हमारा आंसर गलत आएगा, फिर मुझे दिखाना पड़ेगा। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो GST है एक, और एक सब्सिडीज, दोनों हैं। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ 10 माइनस 30, यानी कि माइनस का 20। बाहर भी माइनस है और अब अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ₹920 करोड़ आ जाएगा। ये हो गया जी वैल्यू एडिड के आपके क्वेश्चंस भी। होपफुली आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे कि क्या होता है ब्रदर, कि आपको 3 सेक्टर की इनकम दे रखी है। सेक्टर ऑफ मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की, प्राइमरी यानी सेकेंडरी सेक्टर की, और टर्शरी नहीं, इसमें ही आता है बेटा टर्शरी सेक्टर। इन सब का आपको वैल्यू एडेड दे रखा है, तो तीनों को ऐड करके टोटल GDP बन जाएगा। कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं दीदी, इसमें ही है, ठीक है, वहाँ पे नहीं है। ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन सब का आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड दे रखा होगा अलग अलग। हम इनको ऐड कर लेंगे, बड़ा याद हो जाएगा इससे। क्लियर है बात? और एक टाइप का ये आता है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फर्म B बाय फर्म A। फर्म B ने फर्म A से गुड्स परचेज करें, तो ये इनका तो इंटरमीडिएट कॉस्ट है ही, लेकिन इसकी सेल्स भी है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। तो ये दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन है, बाकी वही सिंपल है।
फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म ए ने फर्म बी से खरीदा, यानी फर्म ए की तो परचेज है हाँ, और फर्म बी का सेल्स। सेल्स है। ठीक है भाई, अब आप प्रैक्टिस करें।